तो दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में पढ़ा था, पार्ट नंबर 1 मैंने जो आपको कराया था बेटा वो आपका था एनआई अप्रोच के ऊपर, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर की हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, अप्रोचेस पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो पहली अप्रोच हमने पढ़ी थी वो हमारी थी एनआई अप्रोच, यानी नेट इनकम अप्रोच पढ़ी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरी अप्रोच आती है जो कि हमारी एनओआई अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। वो भी मैंने ऑलरेडी क्या है उस पर डाल दिया बेटा, यूट्यूब पे ऑलरेडी डल चुका है। क्लियर हो गया? तो दो तो आपके यही अप्रोचेस हो गए जो मैं ऑलरेडी आपके लिए डाल चुका हूं, ठीक है ना। अब तीसरी अप्रोच जो बचती है बेटा लास्ट, वो है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो पार्ट नंबर 3 मैंने लिखा हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, अप्रोच पढ़ सकते हो, अप्रोचेस पढ़ सकते हो। पार्ट नंबर 3 जिसमें हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच है, फिर हमारी तीनों अप्रोच खत्म हो जाएगी। क्या इसके अलावा और भी कोई थ्योरी का क्वेश्चन बनता है इससे? बिल्कुल बेटा बनता है। एमएम थ्योरी आर्बिट्रेज प्रोसेस बनता है इसके ऊपर, तो वो भी मैं करवाऊंगा, बट आराम से करवाऊंगा, ठीक है ना। पहले ये तीसरी वीडियो खत्म कर लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच है क्या बेटा? तो उसने कहा इट इज अ कॉम्बिनेशन। सबसे पहली बात जो उसने बोली भी है, ये कॉम्बिनेशन है बेटा। किसका कॉम्बिनेशन है? नेट इनकम। ये कॉम्बिनेशन की बात करता है, नेट इनकम अप्रोच और दूसरी कौन सी जो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, यानी दोनों की बातें ही इसमें आने वाली है, जिसमें से मैंने कुछ बातें बेटा आपके लिए लिखी है, कुछ बातें मैंने छोड़ दी है, ठीक है ना। जितना आपके लिए जरूरत है उतना ही लिखा है बेटा। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोचेस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म। तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन लेगा, किसका? नेट इनकम की बातें भी लेगा, नेट ऑपरेटिंग इनकम की बातें भी लेगा, दोनों की बातें लेगा। किसके लिए बातें लेगा? ये रिलेशनशिप बताने के लिए, ऑन रिलेशनशिप बिटवीन। कौन सा रिलेशन? वही कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा और उससे वैल्यूएशन ऑफ द फर्म पे क्या फर्क पड़ेगा। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग यानी जो रिजर्व है उसको कैसे कैसे रखें, और फिर अगर जिस तरह भी हम रखते हैं उसको, जिस तरीके से भी हम रखना चाहते हैं, अगर हम वैसा रखते हैं तो उससे वैल्यूएशन ऑफ द फर्म पे क्या फर्क पड़ेगा, यही हमने पढ़ा है। तो पहला पैरा समझ में आ गया कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है, ऑन रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दिस अप्रोच स्पेसिफाइड दैट, इस अप्रोच ने कहा अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक जो केडी और केई है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। अब आपको याद आ रहा होगा पार्ट नंबर 1, केडी और केई जो है ना, पहले वाले जो एनआई अप्रोच था उसमें कांस्टेंट था। देखो केई और केडी सीक्वेंस वही है, ऊपर केई रहेगा हमेशा, बीच में केओ आता है, नीचे केडी आता है। सीक्वेंस बेटा याद रख लो, ऊपर केई महंगा है, फिर केओ और फिर केडी, केडी सस्ता है। तो इन दोनों से पड़ता है फर्क केओ पे, तो वो देखना होता है, ठीक है ना। तो केई और केडी कांस्टेंट है। अगर आपको याद होगा एनआई अप्रोच, उसमें मैंने बताया था जब केई और केडी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट रहता है तो उस टाइम पे केओ गिरता है, तो देखो गिर रहा है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट जो केओ है टिल दिस लिमिट, इस लिमिट तक केओ आपका डिक्रीज होता है। ये एनआई अप्रोच की लाइन है। क्लियर? बट बियॉन्ड दिस लिमिट, जैसे इस लिमिट के आगे हम जाते हैं तो द टॉलरेंस ऑफ डेट एंड इक्विटी इज सरपास। तो इसके जब हम इससे आगे जाते हैं और फाइनेंशियल लिवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क आपके कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर बढ़ता है, जैसे जैसे आप डेट लेते हो और आपका रिस्क बढ़ता है, तो ऐसे केस में जो डेट लेने के कारण जो इक्विटी वाले हैं वो बोलते हैं मुझे ज्यादा पैसा दो। भाई एनओआई में क्या पढ़ा था आपने? एनओआई में पढ़ा था कि पहले वाले जब एनआई पढ़ा था, एनआई में कहा था कि केई और केडी कांस्टेंट रहेंगे, इन्वेस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डेट ज्यादा लो या ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बकवास बात की थी एनआई अप्रोच ने। जब एनओआई अप्रोच आया तो एनओआई अप्रोच ने बोला कि जब हम डेट लेते हैं तो भाई इससे रिस्क बढ़ता है ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है डिमांड करते हैं वो ज्यादा पैसा मांगते हैं, इसलिए वहां पे केई बढ़ गया था दूसरे वाले में, अगर आप याद होगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो वो दोनों का मिक्सअप चल रहा है, इसमें लिखा हुआ अप टू अ सर्टेन लिमिट केई और केडी तो कांस्टेंट रहेगा, जब तक कांस्टेंट रहेंगे तब तक केओ गिर रहा होता है। ये एनआई अप्रोच का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जुड़ गया। फिर उसके बाद अब एनओआई अप्रोच के आप चाहे तो थोड़ा और एक्स्ट्रा लिख सकते हो। फिर उसका एनओआई अप्रोच ने क्या कहा था? उसने कहा था कि जैसे ही फिर आप रिस्क लेना स्टार्ट करते हो, आप डेट लेते हो, आप ज्यादा से ज्यादा डेट लेते हो, तो उससे क्या होता है? रिस्क आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे फाइनेंशियल रिस्क या फाइनेंशियल लिवरेज आपका बढ़ेगा तो इक्विटी शेयरहोल्डर डिमांड करते हैं मोर। ये लाइन आप जोड़ सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। तो इक्विटी शेयरहोल्डर डिमांड करते हैं मोर, जिसके कारण डेट और इक्विटी जो है वो सरपास होना आगे ऊपर बढ़ने लग जाते हैं। फिर इसका इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने लग गया और डेट कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ने लग गया।
और जब दोनों ही बढ़ते हैं यानी इंक्रीज आता है दोनों केई और केडी और केई में, तो जो ओवरऑल केओ है वो भी इंक्रीज हो जाता है। बस खत्म, इतनी सी लाइन है। यानी यहां तक एनआई अप्रोच और उसके बाद एनओआई अप्रोच लगा दी, दोनों मिला दी, बन गया ये। समझ आ गया? इसलिए पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देखना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? तो बेटा दोनों पैरा में एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने यहां पे बोला ये कॉम्बिनेशन है बेटा नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का ऑन रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। दिस अप्रोच स्पेसिफाइड दैट इस अप्रोच ने बोला अप टू अ सर्टेन लिमिट केडी और केई जो होते हैं ना वो कांस्टेंट होते हैं, और जहां तक कांस्टेंट होता है ना तब तक जो है केओ गिर रहा होता है। फिर इसमें आगे बोला मुझे बियॉन्ड दिस लिमिट, इस लिमिट के बाद जैसे आप डेट यानी कर्जा लेना स्टार्ट करते हो तो रिस्क जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। रिस्क यानी फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ता है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है, और फाइनेंशियल रिस्क बढ़ने के कारण जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो डिमांड करते हैं मोर, वो ज्यादा पैसा मांगते हैं। मैंने कहा था ये लाइन जोड़ सकते हो, कहां मिल जाएगी? सेकंड वाली एनओआई अप्रोच में एक लाइन मिल जाएगी, आप यहाँ पे लिख सकते हो, थोड़ा और बढ़ जाएगा, कंटेंट बढ़ाना चाहते हो तो। अब इसका मतलब टॉलरेंस ऑफ डेट और इक्विटी सरपास्ड हो रही है, मतलब आगे बढ़ रही है, यानी डेट को सहने की, टॉलरेंस करने की जो पावर है कंपनी में ज्यादा, इसलिए कंपनी ज्यादा डेट ले रही है, तो इससे इक्विटी शेयर होल्डर डिमांड करेंगे मोर, तो इससे इक्विटी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी बढ़ जाएगा। तो केडी और केई दोनों ही क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों इंक्रीज हो जाएंगे तो ओवरऑल भाई साहब ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है जिसको WACC कहते हैं, क्या कहते हैं? WACC यानी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, वो भी बढ़ जाएगा, वैसा केओ भी बढ़ जाएगा। ये केओ है क्या? ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो ये भी बढ़ जाएगा। समझ में आ गया ना? आगे लिमिटेशन क्या है, अजम्पशंस क्या है किसके? ट्रेडिशनल अप्रोच के। मैंने 4 लिखी है, बहुत है, ठीक है ना? और लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो बेटा। वही चीज देखो सब में कॉमन ये पॉइंट है कि पर्सनल यानी कॉर्पोरेट पर्सनल टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स नाम की कोई चीज नहीं होती बेटा। टैक्स को तो तीनों ने इग्नोर मारा हुआ है कि टैक्स नाम की कोई चीज नहीं होती, जो कि गलत बात है। टैक्स नाम की चीज तो बेटा हर जगह है मैक्सिमम। तो देयर इज नो पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्सेशन, पहला पॉइंट ये बोला हुआ है, पहला assumption या पहली लिमिटेशन यही है इसकी। दूसरी अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरे में लिखा हुआ है देयर आर नो रिटेन अर्निंग, यानी आप कुछ भी नहीं बचाओगे। ये भी आपने कहीं पढ़ा हुआ है, याद है कि दोनों मिक्स हो रहे हैं ना, तो दोनों के अंदर मिल जाएंगे सारे पॉइंट। ये पहले वाले में एनआई अप्रोच में पढ़ा था आपने कि कोई भी आप रिटेन अर्निंग मतलब कुछ भी चीज आप रिजर्व में नहीं डालोगे, आप सारा का सारा क्या कर दोगे? एज अ डिविडेंड पे आउट रेशन, डिविडेंड की फॉर्म में बांट दोगे, 100% आपको सारा बांट देना है, यानी जितना भी कमाओगे सारा का सारा बांट दोगे, खुद के लिए कंपनी के लिए कुछ नहीं बचाओगे, ये बोला है, जो कि बेवकूफी होती है एक और। तो दो बातें हो गई, देयर इज नो पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्सेशन। नंबर 2, देयर आर नो रिटेन अर्निंग, कोई भी रिटेन अर्निंग यानी रिजर्व सरप्लस नहीं होगा। दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो जो आपका 100% होगा। क्लियर? उसके अलावा देयर आर ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फंड, यहाँ पे भी 2 ही सोर्स के फंड की बात हुई है, एक तो इक्विटी देखने को मिलेगी और दूसरा डेट यानी लोन्स देखने को मिलेंगे, डिवेंचर देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट होता हो, डेट हैविंग फिक्स्ड इंटरेस्ट। क्लियर हो गया? चलो, यानी यहाँ पे 2 तरह के सोर्सेज ऑफ फंड मिलने वाले हैं, इक्विटी और डेट। और डेट कौन से वाले? जिनके ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली बात बोली गई हो। क्लियर? उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी जो ईबीआईटी है, जिसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं, या फिर पीबीआईटी भी बोल सकते हो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी ऑफ द फर्म आपको गिवन होगी, यानी ईबीआईटी आपको हमेशा मिलेगा, पहले से गिवन होगा। और नो एक्सपेक्टेड एंड इज नो एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ठीक है ना? इसको सही कर लेते थोड़ा सा, एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो। तो उसने बोला यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी जो ईबीआईटी है ऑफ द जो फर्म है वो गिवन होगी, आपको पहले से गिवन होगी, दी भी होगी, और वो ग्रो नहीं करेगी, एक जैसी रहेगी। क्या रहेगी? एक जैसी रहेगी, ये भी बोला हुआ। चलो इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे डिग्री ऑफ लीवरेज यही लिखा है मैंने शायद इससे पहले भी दोनों में, तो वही आप डाल सकते हो, डिग्री ऑफ लीवरेज। यहाँ पे केई, केडी एंड केओ परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। अब वही केई और केडी जब तक कांस्टेंट रहेंगे तब तक केओ गिरेगा। उसके बाद जैसे आपका केडी बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा, तो फिर इक्विटी शेयरहोल्डर ज्यादा पैसा मांगने लग जाएंगे, तो इसलिए केई भी बढ़ेगा, और जब दोनों ही बढ़ेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ये 3 अप्रोचेस खत्म हो गई है मेरी तरफ से, ठीक है ना? और जहां तक आपको समझ में भी आ गई होगी, अब तक बच्चे इसका रट्टा लगाते थे, किसी को समझ नहीं आता था ये होता क्या है, बट फिर भी पढ़ना पड़ता था, मजबूरी थी, क्योंकि पेपर में एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच आ जाती है। इवन एक मैंने बताया ना एमएम अप्रोच करके है, मॉडिग्लानी एंड मिलर अप्रोच करके कुछ है, वो तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप चाहे 10 ईयर उठा लो, 10 ईयर में आपको हर दूसरे पेपर में दिखेगा एमएम अप्रोच, एमएम अप्रोच, एमएम अप्रोच, बार बार आता, कहीं बार आता है, तो वो भी हम करेंगे। बट पहले ये तीनों हमने निपटा दिए हैं,
फटाक से नोट डाउन कर लेना। अगर ये तीनों आप समझ जाते हो तो एमएम अप्रोच समझना और भी आसान हो जाएगा। वो भी बकवास सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो भी सारा अजम्पशन बेस्ड है। बिना अजम्पशन के तो ये कुछ है ही नहीं ये सारी चीजें, ठीक है ना, सारा अजम्पशन बेस्ड होता है। चलो फटाक से नोट डाउन कर लो। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।